हेलो ब्रो, कैसे हो? ये फ्रेंच प्रेसिडेंट बॉम्बे में जॉगिंग कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। ये लफड़ा और पचड़ा क्या है? पूरे मीडिया में फ्रेंच प्रेसिडेंट छाए हुए हैं। कुछ बताओ, लफड़ा और पचड़ा क्या है? भारत और फ्रांस के बीच में बढ़ते हुए सहयोग, रणनीतिक सहयोग के नए नए उभरते हुए क्षेत्र, इन्हीं के ऊपर एक नया वातावरण बना है। अब फ्रांसीसी राष्ट्रपति की सक्रियता भारत और फ्रांस के बीच में आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने के अलावा बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसके ऊपर देखी जा रही। इनफैक्ट फ्रांस के ही सहयोग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भारत में हो रहा है। ब्रो, इंडिया के द्वारा भी फ्रांस को कुछ ज्यादा ही लोड नहीं लिया जा रहा है। जहां देखो फ्रांसीसी राष्ट्रपति की वाह 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 हो रही है। सारे न्यूज़पेपर में यही सारी चीजें छाई हुई हैं। क्या कह रहे हो तुम इस बारे में? देखो, इसको लेकर के कुछ खास कारण है। फ्रांस यूरोप का न सिर्फ भारत के प्रति सबसे पॉजिटिव रोल के रूप में देखने वाला न सिर्फ एक देश है, वरन फ्रांस एक ऐसा देश है जिसने 1947 के बाद भारत का हर संभव साथ दिया। एक दौर था जब नेहरू जी के नेतृत्व वाली गुट निरपेक्षता की नीति चल रही थी, तो लगभग सभी यूरोप के देशों ने इसको शंका की दृष्टि से देखा, बट फ्रांस था जिसने भारत का सपोर्ट किया और कभी भी भारत की गुट निरपेक्ष नीति के बारे में कोई नेगेटिविटी स्टेटमेंट नहीं दिया। दूसरा, 1998 में वाजपेयी जी के कार्यकाल में जब परमाणु परीक्षण हुआ तो लगभग सभी देशों ने भारत के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए या नकारात्मक टिक्का टिप्पणी की, लेकिन उसके बाद भी भारत के प्रति सम्मानजनक टिप्पणी करने के अतिरिक्त सहयोगी संबंधों के निर्धारण में फ्रांस सहभागी रहा। एक तीसरा दौर और भी आया, भारत को एक प्रमुख शक्ति के रूप में मान्यता देना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता में रखना, भारत को दक्षिण एशिया की एक प्रमुख उभरती हुई शक्ति केंद्र के रूप में दुनिया भर में चर्चा के लिए सहज रूप से प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना, या फिर भारत की कुशल मानव संसाधन के बारे में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने में फ्रांस की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रही है। एक और बात, जिस तरह से इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिनेरियो बदल रहे हैं और अमेरिका और चीन ग्लोबल एरा को अपने अपने गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें फ्रांस यूरोप के उन देशों में है जिन्होंने इस उभरती हुई चुनौतियों को महसूस करते हुए भारत को यूरोप का एक सहयोगी देश के रूप में दर्जा दिया। खासकर इधर के कुछ वर्षों में भारत और यूरोपीय संघों के बीच में जो भी निकटता आई है, इसमें भूमिका न जर्मनी की है न ब्रिटेन की है तो सबसे बड़ी भूमिका फ्रांस की है। फ्रांस का भी यही सोचना है कि आज के ग्लोबल एरा में जो बहुत ध्रुवीय विश्व है, इसमें दो शक्तियों के अलावा एक तीसरी शक्ति भी ओरिजिन हो सकती है और इस तीसरी शक्ति के लिए विभिन्न कई सारे नए नए दोस्तों की जरूरत पड़ेगी यूरोप को। उसमें इंडिया एक मेजर रोल प्ले कर सकता है। ब्रो, एक बात मैंने और भी मैगजीन में पढ़ी और देखी, पूरे इंटरनेशनल लेवल के मैगजीन्स ये बात कह रहे हैं कि मोदीज न्यू फेथफुल फ्रेंड इज मैक्रोन, इट मींस पुतिन आउट मैक्रोन इन। डू यू एग्री? मैंने भी कुछ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में इस उड़ती उड़ती खबरों को देखा। ये भी जो भी इस तरह की खबरें बनती है ना, उसके पीछे कुछ खास रणनीतियां होती हैं। जो भी संबंध बनते हैं और बिगड़ते हैं, उन्हीं के आधार पर इन तरह के शीर्षकों का सामने रखा जाता है या इन तरह के शीर्षकों को सामने रखा जाता है। इधर के कुछ वर्षों में देखें तो भारत और रूस के संबंध बेहद प्रगाढ़ रहे हैं, सभी जानते हैं, लेकिन रक्षा समझौतों में देखें तो रूस के बाद फ्रांस ऐसा दूसरा देश है जिसके साथ भारत के रक्षा संबंध बहुत मजबूती से उभर के आ रहे हैं। इनफैक्ट रूस के बाद जिस तेजी से फ्रांस भारत के वेपन सप्लाई करने वाले देशों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, तो अगले 3 से 4 सालों में हो सकता है रूस को पछाड़ के फ्रांस पहले स्थान पर आ जाए। पहली बात। दूसरा, रूस के साथ जहां जहां जो सहयोग के क्षेत्र उभर के आ रहे हैं, उससे ज्यादा फ्रांस के साथ कॉपरेशन देखा जा रहा है। इनफैक्ट भारत के वैदेशिक संबंधों में सबसे ज्यादा जो प्रगाढ़ता देखी जा रही है, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हो या वेपन्स के निर्माण में हो या इसरो की जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी में हो या कई अन्य और क्षेत्रों में, फ्रांस और भारत के संबंध निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। तो इस बढ़ते हुए संबंधों को देखते हुए इंटरनेशनल लेवल के मैगजीन्स ने कुछ एक जुमला छोड़ रखा है कि मोदीज न्यू फ्रेंड्स पुतिन आउट एंड मैक्रोन इन। हालांकि ऐसी कोई संभावना दूर दूर तक फिलहाल अभी 2-3 सालों में तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अगले 4-5 सालों में इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत और फ्रांस के संबंध रूस की अपेक्षा कितने प्रगाढ़ हो रहे हैं या कमजोर हो रहे हैं। जिस तरह से यूरोप
और अमेरिका का दबाव भारत पर पड़ रहा है कि रूस से अपने संबंधों को कम करिए, उससे ये जो उम्मीद लगाई जा रही है कहीं हो सकता है सच हो। दूसरी बात, रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन के साथ सबसे मजबूती से खड़ा है फ्रांस। ब्रिटेन उतना नहीं है, फ्रांस के बाद जर्मनी। तो जितना मजबूती से यूक्रेन के साथ फ्रांस खड़ा है तो उतनी ही मजबूती से उम्मीद की जाएगी कि भारत और फ्रांस के संबंध अगर मधुर होते हैं तो रूस के संबंधों को कम करना होगा। तो इट मीन्स मोदी जी के अगले कार्यकाल, या हो सकता है पीएम कोई भी बने, भारत के अगले 5 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण है, जो ये डिसाइड करेंगे कि इंडियाज न्यू फ्रेंड में फ्रांस इन और पुतिन आउट। अब जो भी इस तरह की बात हो वो अगले कुछ वर्षों में पता लगेगा। ब्रो, ये तो गलत बात है। पुतिन आउट, मैक्रोन इन। What is the difference between Putin and Macron? Tell me. देखो, डिफरेंस क्रिएट करना तो थोड़ा मुश्किल काम है, बट एक चीज है जिसकी बात मैं जरूर कहना चाहूंगा। भारत का सबसे विश्वसनीय साथी रूस है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बट यही रूस पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, बांग्लादेश को और भूटान को अपना प्रोडक्ट बेचते रहते हैं। तो एक समस्या उभर के सामने आई है, लेकिन फ्रांस ने कभी भी पाकिस्तान को अपने हथियार नहीं दिए, कभी भी भारत विरोधी गुटों को हथियार देके उनको मोटिवेट नहीं किया। तो ये एक मेजर डिफरेंसेस है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि पुतिन और मैक्रोन में मैक्रोन ज्यादा भारत के लिए सहयोगी देश के रूप में महत्वपूर्ण नजर आते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो भी पत्रिकाएं हैं उन्होंने ये जुमला उछाला है, पुतिन आउट और मैक्रोन इन, तो कुछ ना कुछ इसमें सच्चाई जरूर विद्यमान है। और ये पॉइंट मैंने पढ़ा तो मेरा भी दिमाग चकराया, क्योंकि इस पॉइंट पर ध्यान ही नहीं जा रहा। ब्रो, इंडिया के न्यू फ्रंट में मैक्रोन इन हो चुके हैं, तो थोड़ा सा बताओगे इंडिया और फ्रांस के बीच में कोऑपरेशन कहां कहां हो रहा है? कोऑपरेशन तो हर जगह दिखाई दे रहा है, चाहे वो इनोवेशन का सेक्टर हो, या अभी दिल्ली में चलने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो, या हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में चीन की उभरती हुई भूमिका को बैलेंस करने में हो। हर जगह भारत और फ्रांस की सहयोगी भूमिका दिखाई दे रही है। लेकिन एक बात फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रही है कि मैंने कहीं इंटरनेशनल लेवल के मैगजीन में पढ़ा था कि भारत के 200 से भी ज्यादा बेहतरीन संस्थान विश्व के टॉप लिस्ट यूनिवर्सिटीज में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, और भारत के आईआईटी का पाठ्यक्रम फ्रांस के 6 क्लास के पॉलिटेक्निक्स का है। तो एक ये रिलेशनशिप मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि फ्रांस की टेक्निकल एजुकेशन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जो भी चीजें हैं वो भारत में कैसे इंप्लीमेंट होगी और उनका सहयोग का क्षेत्र कैसे विकसित होगा। एक दूसरी बात और भी है, इनोवेशन को लेके बहुत कुछ कहा जा रहा है, और ये तब जब इनोवेशन की स्थिति में, स्टार्टअप की स्थिति में भारत की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। तो ये कॉपरेशन कैसे होगा, किस रूप में होगा, अभी कुछ क्लियर नहीं है। अभी तक फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था उसके पहले अमेरिकन रिवॉल्यूशन से अमेरिका और फ्रांस के बीच बड़े अच्छे सहयोगात्मक रिश्ते थे, लेकिन अमेरिका ने अपना माल बेचने के लिए ऑस्ट्रेलिया में जो गुणागणित किया, इससे अमेरिका और फ्रांस के बीच में कुछ दूरियां उभर करके आई हैं। तो वहां भी गुणागणित थोड़ा सा इफेक्टेड हो रहा है, और चीन फ्रांस के साथ थोड़ा गलबाजियां ज्यादा कर रहा है। तो यहां भी चीजें उभर करके आ रही हैं। कुछ खास टेक्नोलॉजिकल इश्यूज पर फ्रांस ने भारत को सहयोग करने से राफेल के मुद्दे पर थोड़ा सा अनकानी दिखाई दी। तो यहां पर ये चीजें उभर करके आ रही हैं। खैर, ये सब वो प्रॉब्लम है जिनको आपसी बात से थोड़ा दूर किया जा सकता है। तो ये क्या लफड़ा है तुम्हारा जो तुम कह रहे हो इनोवेशन पर, स्टार्टअप पर इतना? तुम्हें पता है भारत में इनोवेशन का, स्टार्टअप का सक्सेस रेट कितना है? रेट तो नहीं पता, 80 से 90% फेलियर हो जाते हैं, पहली बात। दूसरा, ये नहीं लग रहा है कि इतने हजारों करोड़ रुपए खर्च कर करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में जो ये दावा कर रही है भारत सरकार की, मेरे पास 40 लाख एक्सपीरियंस एआई स्किल्ड इंजीनियर्स हैं। देखे नहीं गलगोटिया वाला, कुत्ता वाला क्या हाल हो गया? तो तुमको ऐसा नहीं लग रहा कि मोदी जी ये सारा अभियान अपना थोबड़ा चमकाने के लिए कर रहे हैं? तुम लोगों की यही प्रॉब्लम है, एक गलत न्यूज आई नहीं कि उसको तुम लोग इशू बना लेते हो। ये नहीं दिखाई देते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में जो भी ये वर्ल्ड लेवल का कॉन्फ्रेंस हो रहा है, ये पहली बार भारत में हो रहा है। क्या इतनी इज्जत, इतना मान सम्मान विकासशील देशों में किसी को मिला है? अरे एक गलगोटिया इंजीनियर का एक प्रॉब्लम आ गया, या डॉग वाली जो प्रॉब्लम आ गई उसी को इशू बना रहे हैं। मोदी जी जवाब दो। हर चीज के ऊपर पर्सनली अटैक करने का क्या मतलब है? और थोबड़ा चमकाना, अरे भाई थोबड़ा चमकाने के लिए किस किस को इंप्रेस करेंगे? पूरे वर्ल्ड के कंपनियों को इंप्रेस कर लिए, सारे टॉप मोस्ट लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अब ये आरोप प्रत्यारोप से थोड़ा सा बाहर आओ।
भारत के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, सोचो ये। ब्रो एक बात और, इसके पहले भी निकोलस सरकोजी आए थे, उनके साथ उनकी बेगम साहिबा भी आई थी, जो उनकी बेगम नहीं थी। उनकी उम्र थी 39 ईयर्स, मतलब वो 39 साल की थी, और अखबार में छपा निकोलस सरकोजी उनके 41वें पति हैं। तो ये लफड़ा। एक दूसरा लफड़ा ये है कि अपने मैक्रोन साहब ने भी अपनी अम्मी से ज्यादा उम्र के अपनी लेडी टीचर के साथ निकाह फरमा लिया। भैया मामला क्या है, थोड़ा समझा दो। तुम लोगों की यही प्रॉब्लम है कि पर्सनल चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हो। अब बताओ कहां निकोलस सरकोजी 2007-8 में आए थे और कहां मैक्रोन। अरे उनकी पर्सनल लाइफ की चीजें हैं, वो 40 विवाह करे, 41 विवाह करे या किसी बूढ़ी लेडी से करे, वो उनका अपना मामला है। तुम लोग बार बार उन्हीं में नाक घुसेड़ते रहते हो। ये नहीं देखते हो कि फ्रांस के साथ हम कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं, या फ्रांस के साथ हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर या टेक या फिर ह्यूमन रिसोर्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं। इसके ऊपर ध्यान ही नहीं रहता। ब्रो एक चीज और बता दो, क्या भारत और फ्रांस के बीच में संबंध मजबूत होंगे? क्या भारत के लोग फ्रांस में जाके रह सकते हैं? क्या भारत के लोग एफिल टावर पर भी लिट्टी चोखा बेच सकते हैं? क्या भारत के लोगों को फ्रांस के राष्ट्रपति बुला देंगे कि हमारे यहां अप्रवासी इतने तंग कर रहे हैं, थोड़ा दिल्ली पुलिस के अपने जाट और गुज्जर जवानों को भेज दीजिए कि आधे घंटे में विरोध शांत कर ले? थोड़ा सा बता दो कि भारत की माइग्रेशन पॉलिसी में फ्रांस क्या हेल्प कर रहा है। मैन पावर, स्किल डेवलपमेंट, इंजीनियर के लिए क्या अपने दरवाजे खोल रहा है, या फिर फ्रांस भारत से सहयोग करने की बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ की इतने जवान लोग, गबरू गबरू मत लोग हैं, उनको बुला क्यों नहीं रहे हैं जितना अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से लोगों को बुला रहे हैं? फ्रांस के तो सारे मसले हम भारत सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा बता दो। मजेदार बात ये देखो, उम्मीद तो यही थी कि फ्रांस अपने दरवाजे भारत के लिए खोल देता, चाहे वो माइग्रेशन पॉलिसी हो, चाहे वो डेवलपमेंट की पॉलिसी हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हेल्प करने की बात हो। फ्रांस की एक स्थिति बेबस और लाचार देश की हो रही है, तो इस मामले में पता नहीं कुछ बात बन सकती है तो भारत के लिए बेहतर होगा। यूरोप के देशों में फ्रांस ही नहीं, सभी लोगों की एक प्रॉब्लम आ रही है कि वो जो जिस डेमोग्राफिक प्रॉब्लम से वो लोग जूझ रहे हैं, इसको पूरी करने के लिए या तो वो चीन का सहारा ले, अफ्रीका का। तो चीन में प्रॉब्लम ही है, अफ्रीका के लोग एलिजिबल नहीं, तो बचा कौन? सिर्फ भारत। लेकिन अभी भी भारत के दरवाजे फ्रांस के लिए पूर्णतः नहीं खोले हैं। बाकी एफिल टावर, वहां तो पाकिस्तानियों का कब्जा है, वो सारी न्यूज तुमने देखी होगी, और किस तरह के मूवमेंट चल रहे हैं ये भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ब्रो ये तो बता दो, सरकोजी की बेगम साहिबा के बारे में पता नहीं लग रहा है कुछ। मामला क्या था कि एक 30 साल का जवान ने 80 साल की लेडी से निकाह किया। देखो मुझे इसके बारे में पता नहीं, तुम चार्ले हेब्दो पत्रिका को उठा करके पढ़ लो, उसमें बहुत सारे कार्टून आते हैं, मजेदार चीजें हैं, वहां सब जानकारी प्राप्त हो जाएगी तुम्हें। इस तरह की फालतू बात मुझसे ना पूछो। ओके ब्रो नहीं पूछूंगा, बट एक बात बता दो, पुतिन आउट, मैक्रोन इन, दिस इज ट्रुथ। मैंने बताया ना, ये आने वाले 5 से 7 साल में डिसाइड हो जाएगा कि भारत का सबसे विश्वसनीय साथी के रूप में फ्रांस है या रूस रहेगा।